व्यय विधि। दूसरा मेथड क्या था हमारा? व्यय विधि। सेकंड पे डाल लेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि है ना। हाँ, इनकम मेथड, आय विधि, इसमें लिखेंगे आप इनकम मेथड में। इस पद्धति में घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन की गई सभी मजदूरी और वेतन ठीक है। और यहां पर जो IN है मतलब होता है इंटरेस्ट, ब्याज भुगतान। IN मतलब ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट। महत्वपूर्ण है जो ये सारा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि बेसिक मुझे इसलिए कराना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक नहीं कराऊं और सीधा मैं जंप कर जाऊं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर हैं और जितने लंबे लेक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं बुद्धू, कुछ बुद्धू, मैं उन्हें बुद्धू कहूंगा क्योंकि वैसे तो IAS की तैयारी करने चले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अगर लेक्चर स्लो है तो यूट्यूब ने सुविधा दी हुई है कि आप स्पीड बढ़ा सकते। BC करके आप पहला लिखेंगे इसमें, राष्ट्रीय आय की गणना में जिन मदों को शामिल नहीं किया जाता वे निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला लिखेंगे इसमें, कौन कौन सी है वो? मध्यस्थ वस्तु, ऑलरेडी वैसे बताया है लेकिन फिर भी मैं आपको बताया दे रहा हूं। मध्यस्थ वस्तु बताया है, मध्यस्थ वस्तु कौन सी होती है, मैं प्रोफेसर VKR राव द्वारा लगाया गया था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक अनुमान, यानी कि आधिकारिक जब हम कहते हैं तो ऐसा अनुमान जो कि गवर्नमेंट, यानी कि जहां स्टेट भी इंडल्ज हो, की टर्म में लिखना है। यानी कि आपको जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिख करके आपको इसको की टर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका दुनिया के अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं देश, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं इस तरीका से, यानी कि इक्वल टू को काट देंगे इस तरीका से, और यहां लिख सकते हैं BDA। आप समझ रहे ना, पूंजीवाद की कुछ गुण हैं तो असमानता में ये भी आ जाएगा। कौन सा? क्योंकि जो इनकम है वो समान रूप से वितरित हो नहीं पाती, तो गरीबी होगी तो चरम पर होगी और अमीरी होगी तो वो भी चरम पर होगी। ये क्या है? एक अवगुण हो सकता है उनका। बाह्यता एक आर्थिक शब्द है जो कि एक फर्म या व्यक्तिगत कारणों से दूसरे के होने वाले लाभ या हानि को संदर्भित करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का मापन, और हमारा जो पूरा टॉपिक है ऐसा आप लिखेंगे। पहले जो फॉर्मेट है लेक्चर का, सब्जेक्ट, टॉपिक, लेक्चर और यूनिट, इसके बाद आप टॉपिक डालेंगे राष्ट्रीय आय का मापन और लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे इसमें राष्ट्रीय आय के मापन में, यहां से लिखेंगे इसमें पहला, हाँ आप इसमें डालेंगे राष्ट्रीय आय के मापन में पहला पॉइंट डालेंगे, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय होती है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान उस राष्ट्र के सामान्य निवासी, और ये मैं एक एक टर्म लिखा चुका हूं, सामान्य निवासी कौन होते हैं, सामान्य निवासी द्वारा अर्जित कुल आय है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो यहीं पे कंफ्यूज करेगा आपको, को सामान्य निवासी देगा या नागरिक दे सकता है, और यहां पर आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो नागरिक है या सामान्य निवासी है, ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी है वो पहला आप लिखेंगे इसमें। बी पॉइंट में आपने लिखा, पहला वाइल में आपने लिख लिया कि सामान्य नागरिकों के द्वारा अर्जित कुल वो आय है ना, और एक वित्त वर्ष के दौरान। और दूसरे में आपने लिखा इसकी 3 विधियां हैं, वो कौन कौन सी 3 विधियां हैं। पहला आप इसमें लिखेंगे उत्पाद ओब्लिक मूल्यवर्धित विधि। दूसरा आप यहां पर लिखेंगे व्यय विधि। और तीसरा आप यहां पर लिखेंगे आय का तरीका। समझ गए आप इसे? यानी कि हम 3 तरीका से राष्ट्र की आय का मापन कर सकते हैं। पहले तो उत्पाद या मूल्यवर्धित,
यानी कि जो प्रोडक्शन आपका हुआ है उसके आधार पर आप लगा सकते हैं कि टोटल देश का जो प्रोडक्शन है इतना हुआ है, उसके आधार पर जो है उसका देश की जो पूरा नेशनल इनकम है वो अमुक हो गया, कुछ मतलब कुछ भी आया। दूसरा आप कह सकते हैं कि हम ये अंदाजा लगा लें कि लोगों ने कितना खर्च किया है, तो सेविंग कितना हुआ है उन दोनों को, यानी कि टोटल में से अगर व्यय कुछ खर्च किया है तो उसमें से सेविंग और व्यय दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो पता चल जाएगा क्या है। और तीसरा है आय का तरीका, यानी कि वो किन किन माध्यम से अपनी आय अर्जित करते हैं, अगर हम उन सबको ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनका जो है टोटल आय कितना है। और इसी प्रकार से देश के सभी नागरिकों का हम ऐड कर लेते हैं तो आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे हम प्रोडक्शन और द मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि उत्पाद या मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित का मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, उस प्रोडक्ट में कुछ भी वैल्यू एड आप कर देते हैं, उसका मतलब फिनिशिंग करते हैं या फिर उसमें कुछ भी वैल्यू एड आप कर देते हैं, उसके बाद इस विधि से यानी कि उसका जो मूल्य है वो क्या होगा, इस विधि के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं अपना जो नेशनल इनकम है वह। आप पहले आप डालेंगे इसका पहला वाला पॉइंट और लिखना प्रारंभ करेंगे। पहला वाला पॉइंट डाल करके आप इसमें उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि, इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, और इसमें आप पहला पॉइंट डाल करके लिखेंगे। आप इसके अंदर आप पहला पॉइंट डालेंगे यहाँ ABC कुछ करके इस तरीके से आप लिख लेंगे, डालेंगे मूल्यवर्धित विधि को आउटपुट विधि या उत्पाद विधि कहा जाता है, और इसका प्राथमिक लक्ष्य उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पाद में जोड़े गए मूल्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। आ गया? हाँ, हर एक चरण पर कितना वैल्यू उसमें एडिड हुआ वो सब ऐड करते जाएंगे। आपको अब सुनने से लग रहा है कि ये जो है ये एक जटिल मेथड है ना। हाँ, यहाँ पर जो एरर है वो रहेगी ज्यादा, इसलिए हम आगे देखेंगे कि इनमें से जो 3 मेथड है हम ज्यादा से किसका प्रयोग करते हैं, चाहे उसकी लंबी विधि क्यों ना हो लेकिन उसके अंदर एरर कम होनी चाहिए। अब इसका ये भी है कि अगर हम ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं रखते हैं तभी आपको ज्यादा साइंटिफिक वैल्यू मिलने की संभावना होती है। ठीक है, इसका B पॉइंट लिखेंगे डाल करके। इस विधि में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ये मैं तीनों पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आप उसे देख लेंगे। तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक जैसे तीनों क्षेत्रकों के लिए प्रत्येक फर्म के मूल्यवर्धन को जोड़कर प्रत्येक फर्म मतलब है कोई भी कंपनी जहां लोग काम करते हैं, प्रत्येक फर्म के मूल्यवर्धन का मतलब है कि उसके जो अंदर वैल्यू एडेड कितना हुआ है। अगर आप देखेंगे गेहूं होता है खेत के अंदर और ब्रेड बन करके जब तक मार्केट में आता है तो उसके प्रत्येक चरण में क्या क्या एडअप होता गया वो सारा हम ऐड करना है हमें। ठीक है, हाँ लिखेंगे। तीसरा C वाला, C लिखेंगे पॉइंट डाल करके, B हो गया, यहाँ पे C डाल कर लिखेंगे, C लिखेंगे। क्योंकि यह विधि उत्पादन के प्रत्येक घटक द्वारा शुद्ध मूल्यवर्धन पर जोर देती है, क्योंकि यह विधि उत्पादन में प्रत्येक घटक द्वारा शुद्ध मूल्यवर्धन पर जोर देती है, इसलिए निम्नलिखित कारकों को उद्यम के उत्पादन से बाहर रखा जाना चाहिए या हटा देना चाहिए, है ना, हटा देना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जब हम इस विधि से नेशनल इनकम की गणना कर रहे हो तो कौन कौन इससे अलग कर देने चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके अंदर आ जाते हैं तो अशुद्धि हो जाएगी और सही गणना आपको नहीं निकल कर आएगी। तो आप ऐसे लिखेंगे, बुलेट पॉइंट डाल लेंगे इस तरीका से, कौन कौन से हैं जिनको इसमें से हटा देना चाहिए ताकि हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय की जो हमें प्राप्ति हो। ठीक है, हाँ लिखेंगे। एक तो हटा देना चाहिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या हटा देने चाहिए? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और मैं बता चुका हूं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या हटा देना चाहिए? कच्चे माल की खपत, ये भी हटा देना चाहिए। कच्चे माल की खपत ये भी इसमें हटा देना चाहिए, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हम करते हैं, जो भी किसान है वो जो भी गेहूं उगाता है क्या पूरा मार्केट में बेच देता है? नहीं बेचता है। हाँ, इसीलिए आपको जो भी उसने पूरा प्रोडक्शन करा है वो सारा नहीं काउंट करना, बल्कि जितना उसने मार्केट में बेचा है वही काउंट करना है। और तीसरा है पूंजीगत खपत।
तीसरा है पूंजीगत खपत। अगर वो कुछ भी उत्पादित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कैपिटल कंजप्शन होता है, यानी कि कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, यहाँ पर मशीन भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया कैपिटल गुड्स, है ना। हाँ, तो जो पूंजीगत खपत है वो भी आपको यहाँ से हटा देना है। इन तीनों को हटा करके आपको क्या करना है, गणना करना है। और ये जब आप गणना करते हैं उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि के द्वारा, तभी आपको सही शुद्ध राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होने की संभावना है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप एक उदाहरण इसका लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे उदाहरण के लिए एक किसान एक वर्ष में 100 रुपए के मूल्य का गेहूं का उत्पादन करता है, यानी कि उसने 100 रुपए के मूल्य का गेहूं उत्पादन किया, जिसके लिए उसे किसी इनपुट की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये मान करके हम चलते हैं कि मैं ऐसा आपको एग्रीकल्चर में पढ़ाने वाला हूं कि एग्रीकल्चर के इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। हाँ, तो वो कहता है कि अभी उसे ऐसा कोई भी इनपुट्स की आवश्यकता यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, इनपुट की कोई उसने सहायता नहीं ली है, हाँ नहीं हुई, इसलिए 100 रुपए की पूरी राशि किसान का योगदान है, यानी कि 100 रुपए का जो भी राशि है उसमें राशि का किसान का योगदान है। और जिसको उसने बेचा है 200 रुपए की रोटी बनाने के लिए 50 रुपए की गेहूं खरीदना पड़ता है, यानी कि जो भी बेकर जो 200 रुपए की रोटी बनाने के लिए, अब 200 रुपए की रोटी उसने बेचा, जैसे ब्रेड वगैरह जो आप बनाते हैं, कंपनी बनाती है, तो मात्र 50 रुपए का गेहूं खरीदता है और उसको 200 रुपए में कन्वर्ट कर देता है, तो कितने का 150 का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हाँ, तो ये जो 200 रुपए का जो इसे प्रॉफिट है, ये जो 200 रुपए से जो इससे प्रॉफिट हुआ है, ये क्या है, उसका मूल्यवर्धन है, समझ गया। और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, समझ गए। हाँ, ये हो जाएगा। अब इसी तरीका से आप हाँ लिखेंगे व्यय विधि। दूसरा मेथड क्या था हमारा, व्यय विधि, सेकंड पे डाल लेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि यानी कि वो कितना खर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनको सबको ऐड करके निकालना है, तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आपको इस पद्धति में उपभोक्ता वस्तुओं और निवेश पर घरेलू क्षेत्र के भीतर, यानी कि इस पद्धति में उपभोक्ता वस्तुओं और निवेश पर घरेलू क्षेत्र के भीतर घरेलू सरकार फर्मों द्वारा किए गए सभी व्यय को, यानी कि घरेलू घर के अंदर सरकार के द्वारा फर्मों के द्वारा किए गए सभी व्यय जो होते हैं उनको जोड़ करके, उन सभी व्यय को जोड़ करके जो प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। तो एक तरीका ये है, जीडीपी बराबर अगर आप निकालते हैं, जीडीपी बराबर सी कंज्यूमर, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम, है ना। सी मतलब क्या है यहाँ पे, जो उसने निजी या अंतिम उपभोग में व्यय जो किया है वो हो जाएगा सी, कंज्यूमर है ना। हाँ, जी जो है सरकार का अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि जो जी क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट है, और उसके बाद में आई क्या है, अंतिम माल पर व्यय, निवेश या पूंजी जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है, आई है ना। और एक्स का है एक्सपोर्ट, एम क्या है इंपोर्ट, और एक्स माइनस एम क्या होता है, शुद्ध निर्यात। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, यहां लिखेंगे जीडीपी, व्यय विधि में जीडीपी बराबर आप इसे लिखेंगे जीडीपी यानी कि सी प्लस, इसे लिख लेना एक बार, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम, या एक्स माइनस एम, आप जो भी लिखें इसे लिख लेना। यहां पर आप लिखेंगे सी के बराबर क्या है, यानी कि निजी अंतिम उपभोग, निजी अंतिम उपभोग, ठीक है। आई क्या है, उसके अंदर इनपुट्स जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, आई क्या है, जो भी उसने क्या किया है, निवेश क्या है ना, अंतिम माल पर व्यय, हाँ अंतिम माल पर व्यय, ठीक है। आई क्या है, अंतिम माल पर व्यय, और जी क्या है, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी अंतिम उपभोग, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ तो उपभोग करेगा ना, हाँ, तो उसका जो अंतिम व्यय है वह। और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सपोर्ट, और एम क्या है, इंपोर्ट। ये दोनों को आप एक्स माइनस एम कर देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस एम, मतलब है इसका हो जाएगा शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात, इस तरह से। ठीक है, इनका मायने आपने लिख लिया, ये व्यय विधि आपने लिख लिया, हाँ। और जो अपने एक था आपका आय विधि, इसे भी आप लिखेंगे। तीसरा तरीका क्या था इसमें, तीसरा तरीका क्या था, तीसरा वाला था आय विधि, आय विधि,
है ना, हाँ, इनकम, इनकम मेथड, आय विधि, इसमें लिखेंगे आप इनकम मेथड में। इस पद्धति में घरेलू क्षेत्र के भीतर, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन की गई सभी, घरेलू क्षेत्र के भीतर मतलब घरेलू को, यहाँ आपके घर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मतलब हम कह रहे हैं अपने देश के अंदर, ठीक है, हाँ, अपने देश के अंदर। घरेलू का मतलब है आप घर नहीं है यहाँ पे, कभी आप अपना घर समझने लगे, ऐसा नहीं। हम जब घरेलू की बात करते हैं तो अभी हम क्योंकि दो पूरी नेशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम भारत की बात कर रहे हैं। और जगह अगर हम कहते हैं इंटरनेशनल, तो उसका मतलब है कि दूसरे फॉरेन कंट्री उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो आपके घर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हम घरेलू बात की कह रहे हैं कि इस पद्धति में घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन के सभी कारकों, उत्पादन के सभी कारक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं, ना? आगे भी वैसे इनकी चर्चा होगी, लेकिन जितना मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं वो आप इसे करेंगे, ठीक है। इस पद्धति में लिखना, इस पद्धति में घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन के सभी कारकों की आय को किराए, जैसे कौन कौन से उत्पादन की सभी कारकों की आय को, जैसे किराए, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, यही पूछे जाएंगे। जो मैं वर्ड आपको बोल रहा हूं ना, एग्जाम में यही आपको एग्जैक्ट दिया जाएगा कि कौन कौन से जो नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, और फिर वहां आप बगले ना झांकें, इसलिए मैं आपको लिखाता हुआ चल रहा हूं। मैं आज एक वीडियो और आने वाली है, उसमें मैं कुछ कंसर्न जाहिर करने वाला हूं, तो वो मैं लेकर के आऊंगा, आप अभी इसे देखें, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, हाँ, इसमें क्या है, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन के सभी कारकों, जैसे कि किराया, आप इस पॉइंट करना, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये ही महत्वपूर्ण है। किराया, रॉयल्टी, रॉयल्टी, हाँ, रॉयल्टी जानते हैं ना, अगर कोई भी व्यक्ति कोई किताब वगैरह लिखता है या मूवी बनाता है, कोई भी मतलब उसका जो है बौद्धिक संपदा अगर वो है, तो कुछ हर देश का अपना अपना कानून होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको 100 वर्ष जितना भी है वो उसको क्या मिलता है, उसका रॉयल्टी फी वापस होता है, रिटर्न होता है। लाभ, लाभ भी इसके अंदर आ जाएगा। मजदूरी, वेतन आदि के रूप में जोड़कर, मजदूरी और वेतन आदि को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ध्यान रखना इस बात को, एक एक शब्द इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है जो भी मैंने बोला है। तो लिखेंगे यहाँ पे जीडीपी, लिखना जीडीपी यहाँ पे किसके बराबर होती है, यहाँ पे होती है W प्लस IN प्लस P प्लस R। अब यहाँ पर W लिखेंगे, W मतलब यहाँ पे क्या होता है, मजदूरी और वेतन, मजदूरी और वेतन, 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 ठीक है। और यहां पर जो IN है मतलब होता है इंटरेस्ट, ब्याज भुगतान, IN मतलब ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट, ब्याज भुगतान। और एक क्या है इसमें P, P मतलब है उसका प्रॉफिट, सकल लाभ। और एक और है इसमें क्या है R, इसका मतलब क्या है, किराया, रेंट। समझ गए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आ गया, हमने तीनों मेथड आपको बता दिए हैं। इसके अंदर इन्हीं से प्रश्न आते हैं, इनके एप्लीकेशन में आपको प्रश्न वैसे दिखाऊंगा कि जो प्रश्न आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। जब ये यूनिट पूरी होगी उस लेक्चर में, लास्ट वाला जो लेक्चर होगा या जो भी आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेंस में या प्रीलिम्स में किस प्रकार के जो प्रश्न है वो इससे पूछे गए हैं, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया है उससे प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। बाकी तो आगे मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, उनके अलावा हम एक जो डेली प्रैक्टिस करेंगे उससे हम लिमिटेड रिसोर्स रखते हुए किस प्रकार से एग्जाम को क्रैक करेंगे, उसकी जो रणनीति है उस पर लगातार कार्य करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो बना देने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, लिखेंगे आगे आप, यहां पे आप लिखेंगे आगे, हाँ, राष्ट्रीय आय में शामिल कौन कौन नहीं है, राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं है, ये लिखेंगे आप। नेक्स्ट सब टॉपिक आप यहां पर डाल लेंगे, नेक्स्ट सब टॉपिक आप यहां पर डालेंगे और लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में
समान नहीं। और यही पॉइंट आप जो मैं यहां पर करा रहा हूं ना आपको, ये आपको, हाँ, राष्ट्र जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वहां पे भी इसी तरीका से आप कुछ कुछ मैच कर लेंगे। अगर आता है प्रश्न वहां से तो आप उसे किस तरीका से लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी पहले आप इसे देखेंगे। पहला क्या है, क्यों ऐसा नहीं मानते कि जो इसका गुणात्मक है वो ये नहीं दर्शाता, उसके कारण क्या है। हाँ, यानी कि एक तरीका से ये आपको होलिस्टिक तो दिखा देगा कि ठीक है भाई ये बढ़ रही है। आंकड़े भी ऐसे आते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो वो देश के अंदर जो सूचकांक आते हैं उनमें उनका जीवन स्तर उच्च दिखाई पड़ता है। लेकिन जो जीडीपी का वितरण है वो समान नहीं होता। यह कारण है किसका, कि ये जो गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक प्रभाव जो है वो समाज के ऊपर नहीं दिखाता। लिखेंगे आप इसके अंदर, यह देश की अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है
थ्योरी वाले पार्ट हम कहते हैं, तो मैंने जैसा आपको कहा है कि 100% कुछ नहीं होता, मैंने है 90% कवर करा दिया है। बाकी जो